कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 के उस दौर से, जहां रात के घने अंधेरे में हमें फिल्म का मुख्य किरदार कारा धनुष दिखाई देता है। कारा एक बेहद शातिर और दिमाग से तेज चोर है, लेकिन आज की रात वो अकेला नहीं है। उसके साथ एक और बंदा है जिसका नाम है मुर्गेशन। कारा आज मुर्गेशन को चोरी का पहला सबक सिखाने के लिए एक बड़े एमएलए के आलीशान घर में घुसा है। घर के सभी लोग किसी काम से बाहर गए हुए हैं। यहां हमें कारा की एक बहुत ही अनोखी और डेंजरस तकनीक देखने को मिलती है। कारा किसी भी मजबूत ताले को चाबी से नहीं, बल्कि ताले के अंदर बारूद भरकर उसे धमाके से उड़ाकर खोलता है। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल होते हैं, कारा अलमारी को खोलता है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर मुर्गेशन को देता है, क्योंकि ये मुर्गेशन की पहली चोरी है। कारा बहुत आसानी से हर तिजोरी को साफ कर रहा होता है, लेकिन तभी किस्मत एक बहुत ही गंदा मोड़ लेती है। घर के बाहर कुछ गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब कारा और मुर्गेशन खिड़की से बाहर झांकते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एमएलए और उसके लोग अचानक वापस आ चुके हैं। बाहर खड़े पहरेदारों को तुरंत समझ आ जाता है कि मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है और वे चिल्लाकर सबको बुलाने लगते हैं। अब घर के अंदर कारा और मुर्गेशन पूरी तरह से फंस चुके हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वे भागते हुए एक कमरे में जाते हैं जहां ऊपर की तरफ एक छोटी सी खिड़की होती है। कारा बिना वक्त गवाए पहले मुर्गेशन को ऊपर धक्का देकर बाहर निकाल देता है, लेकिन मुर्गेशन घबराहट में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। जो चोरी का माल उन्होंने पोटली में बांधा था, वो मुर्गेशन के हाथ से छूटकर वापस घर के अंदर नीचे गिर जाता है। कारा के पास अब इतना समय नहीं है कि वो दोबारा पोटली उठाए और खुद भी बाहर निराश होकर निकले। उसी पल एमएलए के खूंखार आदमी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। कारा अपना चेहरा छुपाते हुए अकेले ही उन सब पर टूट पड़ता है। वो बहुत कड़क फाइट करता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और आखिरकार कारा उनके हत्थे चढ़ जाता है। इसके बाद एमएलए के लोग कारा को बेरहमी से पीटते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस स्टेशन का नजारा और भी खौफनाक है। पुलिस वाले कारा को उल्टा लटकाकर डंडों से सूजने तक मारते हैं। तभी वहां कारा की बीवी सैली ममिता बैजू दौड़ती हुई आती है। अपने पति की ऐसी अधमरी हालत देखकर सैली का दिल फट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल कारा ने अपनी बीवी सैली से वादा किया था कि उसने चोरी का धंधा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, लेकिन आज पुलिस वालों के मुंह से सच सुनने के बाद सैली के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने पति के इस काली सच पर कैसे यकीन करे। अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चालाक कैरेक्टर की, जिसका नाम है डीएसपी भर्तन। भर्तन पुलिस महकमे का एक ऐसा ऑफिसर है जो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है। एसपी उसे अपने केबिन में बुलाकर ड्यूटी की लिस्ट मांगता है। तभी पुलिस के वॉकी टॉकी पर एमएलए के घर में हुई चोरी और चोर के पकड़े जाने की खबर गूंजती है। ये सुनते ही डीएसपी भर्तन के शातिर दिमाग में एक लालच जाग उठता है। वो एसपी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि सर, ये केस मुझे दे दीजिए। मैं कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला हूं, लेकिन आज तक मेरा नाम कभी अखबार के फ्रंट पेज पर नहीं छपा। मेरी आखिरी इच्छा है कि कल के अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपें कि डीएसपी भर्तन ने अपनी जान पर खेलकर चोर को पकड़ा। एसपी उसकी इस बात को मान लेता है और केस भर्तन को सौंप देता है, लेकिन भर्तन कोई ईमानदार पुलिस वाला नहीं है। वो तुरंत उस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सारे कागजात और गवाहों के बयान बदलवा देता है। वो एफआईआर में चोरी की रकम को असली रकम से कई गुना ज्यादा लिखवा देता है ताकि केस और बड़ा दिखे। कारा जब ये देखता है तो वो दर्द से कराहते हुए कहता है, सर, आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। ये सुनते ही भर्तन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कारा को एक जोरदार लात मारता है और कहता है, अबे साले, तू खुद एक नंबर का चोर है और तू मुझे कानून सिखाएगा। इसके बाद भर्तन अपने केबिन में जाकर शीशे के सामने खड़ा होता है
और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन कारा भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। जैसे ही भर्तन उसके पास आता है, कारा मौका पाकर भर्तन पर अचानक हमला कर देता है। वो भर्तन को बहुत बेरहमी से पीटता है, उसे वहीं ढेर करता है और पुलिस कस्टडी से चकमा देकर भाग निकलता है। भागते भागते कारा रात के अंधेरे में एक बहुत ऊंची और घनी पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। नीचे पुलिस वाली गाड़ियां लेकर उसे ढूंढ रही होती हैं। पेड़ के ऊपर बैठा कारा डर से कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ता है और आसमान की तरफ देखकर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इस आखिरी बार बचा लो। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी दोबारा चोरी नहीं करूंगा। और सचमुच पुलिस की पूरी टीम उस पेड़ के पास से गुजर जाती है, लेकिन कोई ऊपर नहीं देख पाता। कारा की जान बच जाती है। इस खौफनाक रात के बाद कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है। कारा अपनी कसम का पक्का निकलता है। वो अपनी बीवी सैली को लेकर उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देता है और एक अनजान गांव में आकर रहने लगता है। यहां वे दोनों अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे होटल में बर्तन धोने और खाना बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन कारा के दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसकी बीवी को दूसरों के होटलों में दिन रात काम करना पड़ रहा है। उनके पास रहने के लिए कोई अच्छा घर भी नहीं है। उन्होंने एक छोटा सा कच्चा मकान किराए पर लिया है, जिसकी छत इतनी खराब है कि जब भी बाहर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरा पानी घर के अंदर टपकने लगता है। अपनी बीवी की ये तकलीफ देखकर एक दिन कारा सैली का हाथ थामता है और कहता है, सैली, मैं तुम्हें इस हाल में और नहीं देख सकता। हम दूसरों के यहां नौकरी नहीं करेंगे। हम खुद का एक छोटा होटल ओपन करेंगे। उसके बाद हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सैली कहती है, कारा, खुद का होटल खोलना कोई आसान काम नहीं है। आज के समय में बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। कारा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो जिंदगी भर इसी गरीबी में रहेंगे। अगले ही दिन कारा और सैली गांव के एक बड़े बैंक में जाते हैं लोन की बात करने के लिए। लेकिन बैंक का मैनेजर साफ शब्दों में कह देता है कि लोन चाहिए तो तुम्हें गारंटी के तौर पर जमीन के कागजात बैंक के पास गिरवी रखने होंगे। कारा और सैली के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वे निराश होकर बाहर आने लगते हैं। तभी कारा को अचानक अपने पिता की याद आती है। कारा सैली से कहता है कि उसके पैतृक गांव में उसके पिता के नाम पर एक खेती बाड़ी की जमीन है। वो वापस मैनेजर के केबिन में जाता है। मैनेजर कहता है, ठीक है, तुम उस जमीन के ओरिजिनल पेपर्स लाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हारा लोन तुरंत पास कर दूंगा। लोन की उम्मीद जगते ही कारा और सैली तुरंत बस पकड़कर कारा के पुराने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव के पास पहुंचकर कारा सैली को एक छोटे से लॉज में रुकने के लिए कहता है। वो कहता है, सैली, तुम यहीं रुको, मैं अकेले ही अपने घर जाकर पिताजी से मिलकर आता हूं। सैली जिद करने लगती है, नहीं कारा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शायद मुझे देखकर तुम्हारे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन कारा साफ मना कर देता है। दरअसल आज से करीब 6 या 7 साल पहले कारा ने अपनी ही पिता के घर से बहुत सारे पैसे चुराए थे और वो भाग गया था। उस रात के बाद कारा कभी लौटकर अपने गांव नहीं आया। लेकिन आज अपनी बीवी के भविष्य के लिए वो हिम्मत जुटाकर अपने पिता के सामने जाने का फैसला करता है। यहां कहानी में एक और पहलू दिखाया गया है। ये साल 1991 का दौर है और उस समय देश के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे थे। खाड़ी देशों में एक बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ चुका था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई लगभग बंद हो गई थी और उनकी कीमतें आसमान छू रही थीं। खैर, कारा अपने पिता के घर जाने से पहले गांव के ही अपने एक पुराने अंकल काशी के पास जाता है। इतने सालों के बाद कारा को अचानक अपने सामने खड़ा देखकर चाचा काशी का खून उबल जाता है।
वो बिना कुछ सोचे समझे कारा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। काशी गुस्से में कहता है, शर्म नहीं आई तुझे? किस मुंह से तू इतने सालों बाद दोबारा यहां आया है? इस उम्र में जब तुझे अपने बूढ़े मां बाप का सहारा बनना था, तब तू उनके खून पसीने की कमाई चुराकर भाग गया। चाचा काशी की ये बातें सुनने के बाद कारा अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी गलती का इतना पछतावा होता है कि वो जमीन के पेपर्स मांगने का विचार छोड़ देता है। वो भारी कदमों से वापस बस स्टॉप पर आता है और वापस जाने के लिए बस में चढ़ने ही वाला होता है। लेकिन तभी जिस बस में कारा चढ़ रहा होता है, उसी के ठीक सामने वाली बस से एक बूढ़ा इंसान उतर रहा होता है। कारा जैसे ही उस तरफ देखता है, उसकी होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि कारा के खुद के पिताजी थे। कारा डर और शर्म के मारे तुरंत अपना मुंह छुपाता है और भागने लगता है, लेकिन उसके पिता को उस लड़के की पीठ देखकर ही शक हो जाता है। वो जोर से आवाज देते हैं, अरे सुनो बेटा, जरा रुको तो। कारा के कदम वहीं जम जाते हैं। वो बहुत ही डरते हुए पीछे मुड़ता है। कारा को लग रहा था कि उसके पिता उसे देखते ही मारेंगे या गालियां देंगे, लेकिन उसके बूढ़े पिता के चेहरे पर गुस्से का एक भी कतरा नहीं था। वो खुशी के मारे रोने लगते हैं। वो दौड़ कर आते हैं और अपने बेटे कारा को गले से लगा लेते हैं। वो रोते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, इतनी सालों के बाद तुझे अपनी इस बूढ़े बाप की याद आई? तू घर से क्या गया? हमारी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। कहां चला गया था तू मेरे बच्चे? अरे भले ही कोई अपने मां बाप से ऐसी रूठ कर जाता है क्या? पिता का ये प्यार देखकर कारा रोने लगता है। जब उसके पिता उसे लेकर अपने पुराने घर पहुंचते हैं, तो कारा की बूढ़ी मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने बेटे को देखकर रोने लगती है और उसकी नजर उतारती है। उसका पिता खुद गर्म पानी रखता है कारा को नहाने के लिए। जब पिता देखता है कि कारा के कपड़े फटे पुराने हैं, तो वो तुरंत बाजार भागता है और अपने बेटे के लिए नए कपड़े और एक सुंदर चप्पल खरीद कर लाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन कारा का दिल अपनी बीवी सैली के लिए तड़प रहा है, जो उस लॉज में अकेली बैठी अपने पति का इंतजार कर रही है। अगली सुबह होती है। कारा के पिता बड़े ही गर्व के साथ अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने खेतों की तरफ ले जाते हैं। कारा जब अपने खेतों में पहुंचता है, तो वो देखता है कि उनकी जमीन पर कोई भी फसल नहीं उगी है। पूरी जमीन सूखी पड़ी है। तभी वहां खेत के पास एक बड़ा लोडिंग टेम्पो आकर रुकता है, जिसमें अनाज के थैले भरे होते हैं। टेम्पो वाला बंदा अकेला होता है, तो वो कारा को देखकर कहता है, भाई जरा मदद करना, ये थैले उतारने हैं। कारा को मेहनत का काम करना नहीं आता था। वो जैसे ही थैला उठाने जाता है, उससे उठता नहीं। ये देखकर उसके पिता मुस्कुराते हैं और कारा के पास आकर उसे सिखाते हैं कि बेटा, मेहनत का काम कैसे करते हैं। पिता अपने बेटे को काम सिखा रहा है, ये देखकर कारा को बहुत अच्छा लगता है। इसी काम के बीच कारा की नजर खेत की कोने में खड़ी एक बहुत ही शानदार ट्रैक्टर पर पड़ती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ट्रैक्टर पर धूल जमी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वो सालों से एक ही जगह पर खड़ा है। कारा अपने पिता के पास जाता है और पूछता है, पिताजी, इतना महंगा ट्रैक्टर हमारी खेत में खड़ा है, फिर भी हमारी जमीन सूखी क्यों पड़ी है? आप इससे खेती क्यों नहीं करती? ये सवाल सुनते ही उसके पिता के चेहरे की सारी हंसी गायब हो जाती है। वो ट्रैक्टर की तरफ देखते हैं और एक ठंडी आह भरकर कहते हैं, अरे बेटा, वो ट्रैक्टर पिछले 7 महीनों से 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला है। तुझे तो पता ही है ना, बाहर युद्ध चल रहा है। इस जंग की वजह से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। डीजल इतना महंगा हो चुका है कि ट्रैक्टर में तेल डलवाने के पैसे हमारे पास नहीं हैं।
खेती बाड़ी पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। और सबसे बड़ा दर्द तो ये है बेटा कि इस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी इसी खेती की जमीन के ओरिजिनल कागजात को शहर की उस बड़ी बैंक में गिरवी रखकर कर्ज पर यह ट्रैक्टर लिया था। अब ट्रैक्टर तो मिट्टी खा रहा है, लेकिन वो बैंक वाले हर महीना मेरे घर आकर ब्याज वसूलते हैं। अगर मैं ब्याज नहीं भर पाया तो वो बैंक वाले मेरी ये पुरखों की जमीन हमेशा के लिए जब्त कर लेंगे। पिता की ये दास्तान सुनने के बाद कारा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। जिस जमीन के पेपर्स को वो अपनी बीवी के लिए नया होटल खोलने के खातिर बैंक में गिरवी रखने आया था, वो जमीन तो पहले से ही कर्ज के दलदल में डूबी हुई थी। उसके पिता खुद बैंक के कर्ज तले दबे हुए थे। सिर्फ कारा के पिता ही नहीं, बल्कि उनके पूरे गांव के भोले भाले किसानों के साथ बैंक ने यही गंदा खेल खेला था। बैंक के मैनेजरों ने जानबूझकर इन अनपढ़ किसानों को बहला फुसलाकर ट्रैक्टर के नाम पर लोन दिया था और अब वे किसानों की कीमती जमीनें हड़पने की साजिश रच रहे थे। अब कारा के दिमाग में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। एक तरफ उसकी बीवी सैली है, जिसके सुनहरे भविष्य का सपना अब टूटता हुआ दिख रहा है, और दूसरी तरफ उसके वो बूढ़े पिता हैं जिन्होंने 6 साल बाद आने पर भी उसे सिर्फ प्यार दिया, नए कपड़े दिए, चप्पल दी, लेकिन खुद कर्ज के बोझ तले घुट घुट कर मर रहे हैं। कारा को अपनी पुरानी चोरी पर और भी ज्यादा नफरत होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि वो अपने पिता से जमीन के पेपर्स कभी नहीं मांग सकता। वो अपने पिता से झूठ बोलकर तुरंत उस लॉज की तरफ भागता है जहां सैली उसका इंतजार कर रही थी। लॉज के कमरे में पहुंचते ही कारा सैली के गले लग जाता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। सैली घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ कारा? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें माफ नहीं किया? कारा रोते हुए सैली को बैंक और ट्रैक्टर का सारा काला सच बता देता है। वो कहता है, सैली, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं सुधरना चाहता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे सुधरने नहीं देगी। मेरे पिता की जमीन पहले से ही बिकने की कगार पर है। सैली एक समझदार बीवी की तरह कारा को संभालती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है, कोई बात नहीं कारा, अगर हमें जमीन नहीं मिली तो क्या हुआ? हम दोनों दिन रात मेहनत करेंगे, दूसरों के यहाँ नौकरी करके पैसे जमा करेंगे, लेकिन हम कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। सैली की ये बातें सुनकर कारा को थोड़ा हौसला मिलता है। वो दोनों तय करते हैं कि वे वापस अपने शहर लौट जाएंगे और मेहनत की जिंदगी जिएंगे। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अब यहां आता है फिल्म का वो खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला इंटरवल ट्विस्ट, जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। जैसे ही कारा और सैली बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप की तरफ जा रहे होते हैं, तभी अचानक रास्ते में उनके सामने 2 पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से बाहर निकलता है कोई और नहीं, बल्कि वही बदला लेने के लिए तड़प रहा डीएसपी भर्तन। भर्तन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान होती है। दरअसल जब कारा ने पुलिस कस्टडी में भर्तन को पीटकर भागा था, तब से भर्तन पूरे राज्य की पुलिस को कारा के पीछे लगा चुका था। भर्तन को कारा के इस गांव का पता चल गया था और वो यहां कारा का एनकाउंटर करने के इरादे से आया था। भर्तन के गुंडे, पुलिस वाले तुरंत कारा और सैली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। भर्तन अपनी सरकारी बंदूक निकालता है और सीधे कारा के माथे पर तान देता है। सैली चिल्लाती है, रोती है, भीख मांगती है, लेकिन भर्तन पर कोई असर नहीं होता। भर्तन कारा के कान के पास जाता है और धीरे से कहता है, मैंने कहा था ना साले, तू एक चोर है और चोर की औकात मेरे जूतों के नीचे ही होती है। आज मैं तेरा एनकाउंटर करूंगा और अखबार में मेरा नाम छपेगा। कारा अपनी बीवी की जान खतरे में देखकर और अपने पिता के सम्मान को मिट्टी में मिलते देखकर अंदर से पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में जो डर था वो अचानक गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेती है एक खूंखार शेर की दरिंदगी। कारा समझ जाता है कि अगर सीधे रास्ते से जिया जाए तो ये भ्रष्ट सिस्टम और ये गंदे लोग उसे और उसके परिवार को जिंदा दफन कर देंगे।
अगर अपने परिवार को बचाना है, अपने पिता की जमीन को उस लालची बैंक से आजाद कराना है, तो उसे दोबारा अपने उसी पुराने रूप में लौटना होगा, यानी देश का सबसे खतरनाक चोर बनना होगा। इसके बाद पार्ट 2 में क्या कारा अकेले दम पर उस डीएसपी भरतन और उस पूरे भ्रष्ट बैंक के सिस्टम को हिलाकर रख देगा? क्या वो बारूद से बैंकों के कड़क लॉकर तोड़ेगा? ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको सुपरस्टार धनुष की इस कड़क फिल्म कारा की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।